मेरठ के रहने वाले निहाल के परिवार में 2 भाई और 2 बहन हैं और पिताजी की उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो अक्सर बीमार रहते हैं और घर पर ही रहते हैं। निहाल शादियों में खाना बनाने का काम करते हैं और 2.5 महीना पहले उनकी शादी तय हुई थी फातिमा के साथ, जो धनीपुर गांव की रहने वाली हैं। 15 जून को निहाल की बारात फातिमा के गांव धनुपुर जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले 14 जून को ही निहाल घर से गायब हो जाता है और घर वाले उसकी बहुत तलाश करते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब घर वाले उसकी लगातार तलाश करते करते थक जाते हैं तो वे पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि मेरी बेटी की 15 जून को धनुपुर गाँव में बारात जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले यानी कि वो 14 जून को ही अपने घर से गायब हो गया है। अब आप लोग प्लीज़ उसको ढूंढ लीजिए, क्योंकि 15 जून यानी कि अगले दिन उसकी बारात जाने वाली है। तो क्या कारण था निहाल के गायब होने के पीछे? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसके बारे में जब आपको आगे पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक लड़के के साथ बारात जाने के एक दिन पहले यानी कि उसके निकाह होने के एक दिन पहले इतना बड़ा कांड कर दिया गया था। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। लगभग 2.5 महीना पहले निहाल की शादी धनुपुर गांव की रहने वाली फातिमा के साथ तय कर दी गई थी। 15 जून को उसकी बारात जाने वाली थी और परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और लगातार शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी यानी कि फातिमा के घर में भी लगातार तैयारियां चल रही थी कि 15 जून को बारात आने वाली है। और इसी बीच में दिन आता है 14 जून का, जब अचानक निहाल गायब हो जाता है। घर वालों से वो ये कह के निकलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, उन्होंने किसी काम से उसको बुलाया है। लेकिन जब वो घर से निकल जाता है और देर रात तक जब अपने घर वापस नहीं आता है तो परिवार वालों को इसकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि अगले दिन बारात जाने वाली थी और दूल्हे यानी कि निहाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जब देर रात हो जाती है और परिवार वाले लगातार उसको ढूंढते रहते हैं और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, तो घर वाले पहुंचते हैं पुलिस वालों के पास और उनको पूरी कहानी बता देते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी और हमारा बेटा अपने दोस्तों के साथ गया था लेकिन वापस नहीं आया है। जब पुलिस वालों को ये पूरी कहानी पता चलती है तो वो सबसे पहले उसको ढूंढना शुरू करते हैं। जब पुलिस वालों को पूरी कहानी पता चलती है तो वो उनके घर वालों से कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने नाते रिश्तेदारों में फ़ोन कीजिए और उनसे पूछिए कि कहीं निहाल उनके घर में तो नहीं आया हुआ है। और इसके साथ ही साथ पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं और साथ ही साथ सीसीटीवी भी चेक करते हैं कि जिन रास्तों से हो करके निहाल अपने दोस्तों के साथ गया था। और ये सब करते हुए 14 जून का दिन बीत जाता है और इसके बाद दिन आ जाता है 15 जून को। 15 जून को पुलिस को खबर मिलती है कि धनुपुर गांव में एक मक्के के खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि निहाल की है। अब पुलिस वालों के सामने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आज ही 15 जून है और आज ही इसकी बारात जानी थी अपनी धनुपुर गांव, और इसकी जो डेड बॉडी मिली है वो भी अपने ससुराल के आसपास मिली है, यानी कि जहां पर उसकी पत्नी यानी कि होने वाली पत्नी रहती थी फातिमा, उसी गांव के आसपास उसके डेड बॉडी मिली थी। तो इसके बाद पुलिस वालों को कुछ ना कुछ शक जरूर होता है और वे निहाल के हत्यारों को ढूंढने के लिए अपनी कार्रवाई बहुत तेजी से शुरू कर देते हैं। वे सबसे पहले निहाल का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कराते हैं। साथ ही साथ निहाल जिन रास्तों से होकर के गया था यानी कि उसके घर से लेकर के जितने भी रास्ते जाते थे वहां पर लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं तो उन्हें एक सीसीटीवी में एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है, जहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था और उसने अपने चेहरे पे हेलमेट लगा रहा था। वहीं निहाल बीच पर बैठा हुआ था और उसके पीछे एक तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ था और उस तीसरे व्यक्ति ने अपने चेहरे को गमछे से ढका हुआ था। यानी कि ये जो भी लोग थे इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपने चेहरे को ढक रखा था। वहीं निहाल का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। और जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि हाँ निहाल किसी के साथ तो जा रहा है, और इसके बाद उनको ये भी पता चल जाता है कि इस गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है। जब वो उस नंबर प्लेट को चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि निहाल की होने वाली पत्नी के पड़ोस में रहने वाले युवक सद्दाम की है। और इसके बाद पुलिस वाले सीधे पहुंचते हैं उसके होने वाले ससुराल में और वहां पर पूछताछ करते हैं। तो जब वो सद्दाम से पूछताछ करने के लिए उसके घर में पहुंचते हैं तो सद्दाम अपने परिवार के साथ फरार हो चुका था। तो इसके बाद पुलिस वालों को यह तो तय हो जाता है कि कहीं ना कहीं निहाल की हत्या के पीछे सद्दाम का ही
हाथ है। अब इसका कारण क्या है, सद्दाम ने क्यों उसकी हत्या की है, तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले पुलिस वाले फातिमा यानी कि उसके होने वाली पत्नी के आसपास के जो लोग थे उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सद्दाम और फातिमा के बीच में क्या रिलेशन था। तो लोग बताते हैं ये एक दूसरे के पड़ोसी थे, इस वजह से इन दोनों लोगों के बीच में अक्सर बातचीत होती रहती थी। अब इनके बीच में और भी कैसे गहरे संबंध थे इसके बारे में उन लोगों को नहीं मालूम था। तो जब पुलिस वालों को उसकी होने वाली पत्नी फातिमा के ऊपर शक हो रहा था तो वे उसके जो मोबाइल नंबर था उसकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं और ये पता चलता है कि उनको कि सद्दाम और फातिमा के बीच में पिछले 1 साल से बातचीत हो रही थी। पुलिस वालों को ये लगने लगता है कि ये केस कहीं राजा रघुवंशी की तरह तो नहीं है कि जहाँ पर उसकी पत्नी सोनम ने अपने पति की हत्या करा दी थी अपनी प्रेमी से शादी करने के लिए, क्योंकि निहाल और फातिमा का जो केस था वो भी ऐसा ही लग रहा था और निहाल को अपने साथ ले जाने वाला बंदा कोई और नहीं सद्दाम था, जो कि फातिमा के पड़ोस में रहता था और फातिमा की उससे अक्सर बातचीत होती रहती थी। और इसके बाद पुलिस वाले फातिमा को गिरफ्तार कर लेते हैं, साथ ही साथ सद्दाम और उसके साथ जो एक तीसरा व्यक्ति था जो ले करके गए थे निहाल को अपने साथ में, उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही वक्त के बाद पुलिस वाले उन दोनों व्यक्तियों को यानी कि सद्दाम और उसके साथी फरहान को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वाले इन तीनों को ले करके आते हैं थाने में और इनसे पूछताछ करते हैं कि क्या कारण था कि तुमने इनकी हत्या कर दी है। तो सद्दाम वो कहानी बताता है जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सद्दाम बताता है कि फातिमा और हमारे बीच में प्रेम संबंध था और मैं पिछले 1 साल से इससे बातचीत कर रहा था और हमारे बीच में इसी बीच में प्रेम संबंध बन जाता है, लेकिन फातिमा मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी और उसकी इसी बीच में शादी तय हो जाती है निहाल के साथ में। और इस वजह से मैंने इसके घर में आकर के बहुत लड़ाई झगड़ा किया था और साथ ही साथ इनको चेतावनी दी थी कि यहाँ पर निहाल की बारात नहीं आएगी, यानी कि इस गाँव में निहाल बारात लेकर के नहीं आएगा और यही मेरी जिद है। और अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसने एक दिन निहाल को फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी यानी कि फातिमा का चचेरा भाई बोल रहा हूँ और मैं तुमको नए कपड़े सिलवाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपने घर से बाहर आ जाओ, हम इस जगह पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब ये बात जब निहाल को पता चलती है कि फातिमा के चचेरे भाई ने उसको फ़ोन किया है और वो नए कपड़े उनको सिलवाना चाहता है तो वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और घर में ये बताता है कि वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा है। और इसी बीच में सद्दाम निहाल को अपने दोस्त फरहान के साथ लेकर के वहाँ से निकल जाता है और सुनसान इलाके में एक जंगल वाली जगह पर पहुँच करके उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है और उसकी डेड बॉडी को वहीं पर फेंक देता है। तो कुल मिलाकर के पुलिस वालों ने निहाल के हत्यारों को पकड़ लिया था, यानी कि सद्दाम और फरहान को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें ये पता करना था कि इस हत्याकांड में फातिमा का हाथ है कि नहीं, और उसको पता करने के लिए वो उसको बुलाते हैं थाने में और इस बात का पता करने के लिए पुलिस वाले एक बार फिर से फातिमा से पूछताछ करते हैं। और जब वो लोग उससे पूछताछ करते हैं तो फातिमा यही कहती है कि वह तो निहाल से शादी करना चाहती थी, उसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो सद्दाम से शादी करेगी। हाँ, उसके बीच में यानी कि उसके और सद्दाम के बीच में बातचीत तो होती थी, लेकिन उसका इरादा उससे शादी करने का नहीं था और मेरा निहाल की हत्या में किसी भी तरीके का कोई भी हाथ नहीं है। और पुलिस वाले लगातार फातिमा के कॉल डिटेल्स और इसी बीच में जब सद्दाम निहाल को लेकर के गया था तो क्या उनके बीच में कुछ बातचीत हुई थी, तो इस तरीके के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं जो फातिमा के अगेंस्ट में जाएं। यानी ये पुलिस वालों को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि फातिमा का इस हत्याकांड में हाथ नहीं है। इस प्रकार पुलिस ने मेरठ के निहाल हत्याकांड में उसके हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस लगातार आगे भी जाँच कर रही है कि इस बात को डिसाइड किया जाए यानी कि फिक्स किया जाए कि क्या उसकी होने वाली पत्नी फातिमा का इस मसले में हाथ था कि नहीं था। इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। हालांकि ये केस अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और आने वाले समय में यह पता चल जाएगा कि निहाल के हत्यारों को उनके कर्मों के लिए क्या सज़ा मिली है। तो आज की वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि यदि आपसे कोई भी प्यार नहीं कर रहा है, यानी कि एक नॉर्मल बातचीत कर रहा है और आप उसको ही प्यार समझ रहे हैं, तो ऐसी भूल मत कीजिए। यहाँ पर सद्दाम ने भाई गलती की, उसको ये लग रहा था कि वह फातिमा से प्यार करता है और फातिमा उससे प्यार करती है, लेकिन जब फातिमा की शादी कहीं और तय हो गई तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि फातिमा उससे प्यार नहीं करती थी और अब वह फातिमा से ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता था और इसी वजह से उसने एक निर्दोष निहाल के जो उसका होने वाला पति था उसकी गलत तरीके से हत्या कर दी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आपसे कोई प्यार नहीं करता है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती ना कीजिए, क्योंकि यदि आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो वह दुखी होकर के आपके साथ तो नहीं रह पाएगी और यदि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है तो फिर उसके लिए किसी भी तरीके का गलत काम क्यों करना, जैसा सद्दाम ने कर दिया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।